नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के लिए क्षितिज भाग 2 से अध्याय संख्या 4 कवि जयशंकर प्रसाद और उनके द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य का अध्ययन करेंगे। आशा है आप पूरे मनोयोग से धैर्यपूर्वक कविता को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कविता आत्मकथ्य। कविता शुरू करें उससे पहले एक बार कवि का परिचय जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के परिचय के बारे में। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ माना जाता है? 1889 ईस्वी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां इनके अनुकूल नहीं होने के कारण ये 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी तथा फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद सन 1937 में जिनका निधन हुआ। छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ दिए गए हैं उनमें जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्वोपरि है। उनकी काव्य कृतियों की यदि हम बात करें तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये प्रमुख इनकी काव्य कृतियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद सिर्फ एक कवि ही नहीं थे। हम जयशंकर प्रसाद के बारे में यदि जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक सफल साहित्यकार के रूप में जयशंकर प्रसाद को जाना जा सकता है। आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी, छायावाद का महाकाव्य भी इसे कहा जाता है और कामायनी कृति से उन्हें महती ख्याति प्राप्त हुई। इस कृति के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया और वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे। इन्होंने कई कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी, संस्मरण आदि लिखे। इनमें से कुछ रचनाओं का जिक्र यहाँ पे किया गया है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती इनके लिखे हुए प्रमुख उपन्यास माने गए हैं। आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल इनके द्वारा लिखे गए कहानियों के कहानी संग्रह हैं, जिनमें प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कहानियों को संग्रहित किया गया है। प्रसाद का साहित्यिक जीवन, जिसमें उन्होंने अपने समय का श्रेष्ठ साहित्य सृजित किया। कई रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य को दी। हिंदी साहित्य के कोश को समृद्ध करने का काम इन्होंने किया। तो हम कहें कि प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति
और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, ये सभी विशेषताएं जो दी गई हैं, ये छायावादी काव्य है उसकी प्रमुख विशेषताओं में मानी जाती हैं, जो इनकी कविताओं में देखी जा सकती हैं। कौन सी विशेषताएं हैं छायावादी काव्य की? अतिशय काल्पनिकता, कल्पनाओं की अधिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता। इतिहास और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ये संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया था जयशंकर प्रसाद का। इसके अलावा भी जयशंकर प्रसाद में और भी कई गुण थे। यहाँ पर जो वर्ण विषय कथ्य दिया गया है, वर्ण विषय दिया गया है, उसके बारे में हम एक बार जान लें कि क्या बात इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, क्या यहाँ पे कथ्य दिया गया है। तो प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद ने। एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था और प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई ये कविता आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद के मित्र चाहते थे कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन जयशंकर प्रसाद को अपनी आत्मकथा लिखना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता था। इसके पीछे क्या कारण थे? जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस कविता में स्पष्ट भी किया है कि आत्मकथा लिखना मतलब अपना मजाक स्वयं बनाना, अपने आप को मजाक का पात्र बनाकर दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति को अपने निजी अनुभवों को भी उसमें बताना होता है और निजी अनुभवों को कवि बताना नहीं चाहता, क्योंकि यदि लोगों को कवि की निजी अनुभवों का पता चलेगा तो वे उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए कवि नहीं चाहता कि वो आत्मकथा लिखे। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति भी की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। उनके जीवन में ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है जो कि लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यानी सामान्य व्यक्ति के जैसा जीवन इन्होंने जिया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता का बोध भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई ये सुंदर कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। शैली की बात करें, आत्मकथात्मक शैली में कवि ने अपनी ये कविता लिखी है। शुरू करते हैं अपनी आज की इस कविता को। भाषा और बोली की बात करें तो खड़ी बोली है, तद्भव शब्दावली इसमें है, तत्सम तद्भव के भी रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। शैली इसमें आत्मकथात्मक है ही। तो यहाँ पे देखिए, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। पंक्तियों पे आप गौर करेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी। मधुप शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? प्रतीक के रूप में है। भंवरा तो किसके लिए आया है? मन के लिए।
कवि कहता है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, कि मन रूपी जो भंवरा है, गुनगुना शब्द में अनुप्रास अलंकार की छटा देख सकते हैं, गैवर्ण की आवृत्ति है, कर कह जाता, कर कह कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है, कौन कहानी में अनुप्रास अलंकार है। तो आप देख सकते हैं कवि जीवन के यथार्थ अर्थ पर ध्यान देंगे। कवि जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति करते हुए कहता है कि मन रूपी भौरा मधुप, जैसा कि बताया ये एक प्रतीक के रूप में है, मधुप यहाँ पे मन का प्रतीक है। मन रूपी भौरा गुनगुना कर न जाने कह जाता, कौन कहानी, कौन सी कहानी अपनी। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है कि मन रूपी भौरा गुनगुना कर न जाने कौन सी अपनी वेदना की अभिव्यक्ति कर जाता है, या कौन सी अपनी पीड़ा की कहानी कह जाता है। कवि इसमें क्या कहता है कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि ये जीवन नश्वर है। जीवन क्या है? नश्वर। और इसमें मैंने न जाने कितने दुख देखे हैं, न जाने कितनी निराशाएं सहन की हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां। कवि कहता है कि मेरे सामने एक एक कर, एक के बाद एक, न जाने कितनी जो घनी पत्तियां थी वो मुरझा कर गिर रही हैं। अर्थात लोग मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी और सघन पत्तियां भी मुरझा कर, इतने बड़े लोग और महान लोग भी इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। तो यहाँ तक अर्थ स्पष्ट है। पुनः एक बार मैं दोनों पंक्तियों का अर्थ एक साथ बोलता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने वर्णन किसका किया है? अपने जीवन के अभाव और वास्तविक पक्ष को मार्मिक रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर न जाने कौन सी अपनी वेदना की कहानी या अभिव्यक्ति कर जाता है। आगे कवि कहता है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। पंक्ति के अर्थ का देखें तो कवि कहता है कि मेरे सामने एक पर एक न जाने कितनी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। पंक्तियों का यदि भावार्थ हम देखना चाहें तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहना चाहता है कि ये जीवन नश्वर है और मैंने अपने इस जीवन में न जाने कितने दुख देखे हैं, कितनी निराशाएं देखी हैं, कितनी निराशाओं का साक्षात्कार मैंने किया है। आगे देखते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि इस गंभीर और अनंत नीले आकाश के नीचे, इस गंभीर अनंत, अनंत शब्द किसके आया है? आकाश के लिए। गंभीर का मतलब गहरा, इस गहरे, और नीलिमा का मतलब होता है नीला। इस गहरे और नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन इतिहास। अनगिनत लोगों ने अपने अपने जीवन के इतिहास रचे हैं, अपने अपने जीवन के इतिहास यहाँ पर रचे हैं। और ये इतिहास रचने के पीछे इनके लिए कवि के मन में कैसे विचार हैं, देखिए वो अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि इन लोगों के, जिन्होंने इतिहास रचे हैं, उनके इतिहास को पढ़कर के ये जाना है कि मानो ये लोग स्वयं अपनी बुराइयां करके, ये लोग करते ही रहते हैं, ये लोग स्वयं ही अपने आप पर करते रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, अपने ही जीवन पर गंदा कटाक्ष करते रहते हैं। या ये कहें कि इनके इतिहास को पढ़ने पर कवि जयशंकर प्रसाद को लगता है कि इन्होंने ऐसा करके, ये लोग इतिहास रच करके, आत्मकथा लिख करके जैसे
अपने जीवन पर अपने आप ही गंदा कटाक्ष कर रहे हों। व्यंग्य मलिन, व्यंग्य यानी कटाक्ष और मलिन यानी गंदा, उपहास यानी मजाक, अपने जीवन पर गंदा कटाक्ष करके, मलिन कटाक्ष करके उपहास का पात्र बन रहे हों। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मित्रों, जब मेरे समक्ष ये बात स्पष्ट है कि ये लोग अपना खुद का मजाक उड़वाना है, आत्मकथा लिखना मतलब स्वयं का उपहास उड़ाना, तब भी कहते हो कह डालूं कि हे मित्रों, क्या तुम्हें लगता है इतना कुछ होने पर भी क्या तुम यही चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं कह डालूं, मैं अपनी कमजोरियों को बता दूं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ मेरी कमजोरियां हैं, मेरे ऊपर बीतने वाली व्यथाओं और कमजोरियों को मैं कह दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि अपने मित्रों को ये बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे जीवन की खाली गागर देख करके सुख की प्राप्ति हो। तुम सुनकर सुख पाओगे, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग है मधुप में, यहाँ पे सैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है। देखोगे यह गागर रीति कि तुम्हें मेरे जीवन की, तो यहाँ पे गागर रीति शब्द में किसके लिए है? रूपक अलंकार, जीवन रूपी गागर, जीवन रूपी घड़ा, कि तुम्हें मेरे जीवन रूपी इस घड़े को देख करके सुख की प्राप्ति होगी। कैसे? खाली। जब तुम ये देखोगे कि ये तो खाली है तो शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति होगी। आगे देखिए कवि क्या कहता है, किंतु कहीं, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। बहुत ही सरल सहज रूप में कवि ने ये बात कही है। देखिए, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। लेकिन कवि कहते हैं अपने मित्रों को कि कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरी इस जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाला अपने आप को समझकर दोषी ठहराओ, दोषी समझने लगो। ऐसा नहीं है। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरे जीवन रूपी इस घड़े से सारा रस लेकर के अपने जीवन में भरने वाले तुम अपने आप को मत समझना। यह विडंबना, कवि कहता है विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य या छलावा, दुर्भाग्य या छलावा। यह विडंबना कि यही तो छलावा है, यही तो दुर्भाग्य है। अरि सरलते, अरि शब्द यहाँ पर संबोधन के लिए आया है। सरलते किसको संबोधन किया है? सरलता को। कवि का जो सरल स्वभाव है उसको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि यह मेरे लिए छलावा है कि मैं अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि हे मेरे सरल स्वभाव कि क्या मैं तेरा मजाक उड़ाऊं। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, भूलें अपनी या प्रवंचना, भूलें अपनी या प्रवंचना। प्रवंचना मतलब होते हैं धोखा, और भूलें मतलब स्वयं के द्वारा की गई भूल। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तुम चाहते हो कि मैंने अपने जीवन में क्या भूल की है या लोगों ने मुझे क्या धोखा दिया है। दूसरों के धोखों को, कमजोरियों को, कमियों को मैं अपनी आत्मकथा में दिखाऊं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बात है, कवि ने अपने जीवन में क्या भूल की है, क्या लोगों ने उसको धोखा दिया, ये कवि बताना नहीं चाहता है। यदि ऐसा बताता है तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। और क्या कारण है कि कवि नहीं लिखना चाहता? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल का मतलब होता है पवित्र, गाथा यानी कहानी। पवित्र प्रेम की जो कहानी है वो कैसे गाऊं, मैं अपनी आत्मकथा में कैसे लिखूं, अपने पवित्र प्रेम के बारे में कैसे लिखूं। मधुर चांदनी रातों की,
कि जो मैंने अपनी प्रियतमा के साथ मधुर चांदनी रातों में, मेरे जीवन में जो मधुर चांदनी रातें आई हैं, उन चांदनी रातों में जो मैंने पवित्र प्रेम के क्षण जिए हैं, उनको मैं कैसे गाऊं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, वो पवित्र कहानी मैं कैसे सुनाऊं, कैसे लिखूं। मधुर चांदनी रातों की, जो मधुर चांदनी रातों में अपने प्रियतम के साथ मैंने बिताई हैं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की इस दौरान उस उज्जवल गाथा को सबके सामने मैं कैसे बताऊं। वे तो मेरे प्रेमिक जीवन की निजी अनुभूतियां हैं। क्यों हैं निजी अनुभूतियां? क्योंकि अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, क्योंकि उस काल में मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो खिलखिलाकर हंसते हुए उससे बातें की, उन बातों को मैं कैसे लिख दूं। अर्थात अपनी व्यक्तिगत जो निजी संवेदनाएं हैं उनको अपनी इस आत्मकथा में कैसे लिख दूं। यदि मैं ऐसा करता हूं तो दूसरे लोग उसका मजाक बनाएंगे और मैं दूसरों के समक्ष कैसे लिख सकता हूं। आलिंगन में आते आते शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग आप देख सकते हैं। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, मानवीकरण अलंकार भी है। यहाँ पे सपने पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली, ये मिला कहाँ वह सुख, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहता है कि मुझे वह सुख नहीं मिला जिसका सपना देखकर के मैं जाग गया था। मिला कहाँ वह सुख, मुझे वो सुख कहाँ प्राप्त हुआ। मैं स्वप्न देखकर जाग गया जिसका सपना देख कर के मैं जाग गया था। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब होता है गले लगना, सपना साकार होना। वह सुख तो ऐसा था जो मेरे आलिंगन में आते आते मुझसे दूर होकर मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात मुझसे दूर हो गया। क्योंकि कवि को लगता है कि उसके सपने साकार होने ही वाले थे, लेकिन उसी समय उसका सपना भंग हो जाता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। देखिए यहाँ पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार भी आप देख सकते हैं, मानवीकरण अलंकार भी आप देख सकते हैं। व्यतिरेक अलंकार का कारण ये है कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। तो देखिए कवि कहता है कि मेरी प्रिया के लाल लाल कपोल यानी गाल, मिला कहाँ वह, ये देखिए, जिसके अरुण कपोलों, जिसके लाल लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, कि मेरी प्रियतमा के लाल लाल कपोल, लाल लाल गाल इतने मतवाले और सुंदर थे कि अनुरागिनी उषा, प्रेममयी उषा भी, प्रभात भी, भोर भी क्या करती थी कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। तो हम कह सकते हैं कि मेरी प्रिया के लाल कपोल उषा कालीन लालिमा से भी सुंदर थे। यहाँ पे कवि ने अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन किया है, प्रियतमा का वर्णन किया है, और ये निजी अनुभव कभी लोगों के समक्ष बताना नहीं चाहता है। आगे देखिए, उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी, कवि कहता है कि आज उसी प्रेमिका की यादें मुझ जैसे थके पथिक के लिए सहारा बनी हुई है। पाथेय मतलब सहारा। उसकी स्मृति, उस प्रियतम की पुरानी यादें मुझ जैसे थके राहगीर के, पथिक यानी राहगीर के लिए संबल बनी हुई है, सहारा बनी हुई है। पंथा की मतलब राह की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की,
कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में हे मित्रों, क्या तुम मेरी उन आदतों को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो, अर्थात तुम मेरी स्मृति रूपी गुदड़ी को उधेड़ कर देखना चाहोगे कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, क्या तुम इसकी सिलाई को खोल करके देखोगे, क्यों मेरी कंथा की, कंथा मतलब गुदड़ी, कि मेरी इस जीवन रूपी गुदड़ी में, मेरी स्मृति रूपी गुदड़ी में क्या छिपा हुआ है। रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ भी देख सकते हैं आप। आगे कवि कहता है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि को लगता है कि मेरा जीवन इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ये मेरा जीवन है और इस जीवन में मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं किया है जिसको मैं बढ़ा चढ़ा करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। तो कवि क्या कह रहे हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है कि मेरे इस छोटे से सामान्य जीवन में अनेक घटनाएं घटी हैं, मैं आज उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां कैसे कह दूं, कैसे लिख दूं। इससे तो अच्छा यही है कि मैं अपने बारे में चुप रहकर दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, मैं दूसरों की सुनता रहूं और अपने बारे में कुछ भी नहीं कहूं। छोटे से जीवन की, मेरे इस छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उनको बड़ी करके मैं आज कैसे कह सकता हूं। क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं खुद तो मौन रहूं और दूसरों की सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कवि क्या कहता है, अपने मित्रों से कहता है कि हे मित्रों, भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। सुनकर क्या तुम भला करोगे, कि भला तुम लोग सुन करके मेरी भोली आत्मकथा, मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर के भला तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं। कवि कहता है कि अभी उस कथा को कहने का समय नहीं आया है, क्योंकि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, क्योंकि मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अभी शांत हैं, इसलिए उन्हें शांत ही रहने दो। इस प्रकार से कवि ने अपने संपूर्ण आत्मकथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रश्नों की यदि बात करें तो देखिए, कवि ने आत्मकथा लिखने से, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, क्यों बचना चाहता है, इसका कारण है, पहले भी बताया, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ उसे अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा, वहीं आत्मकथा लिखने से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कवि नहीं बताना चाहता, नहीं लिखना चाहता। दूसरे प्रश्न की बात करें, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। कवि ऐसा इसलिए कहना चाहता है कि एक तो अभी उसने अपने जीवन में ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया है, कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे कि वो दूसरों को सुनाए। दूसरा, उसके जीवन में कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई हैं जिनकी पीड़ा अभी शांत सोई पड़ी है और उन्हें उकेर करके वह फिर से हरा करना नहीं चाहता। इसलिए कवि ने कहा कि अभी समय भी नहीं, अभी वो समय भी नहीं आया है। ये इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। प्रश्न की यदि बात करें
तो स्मृति को पाथेय बनाने से कवि कहना चाहता है कि अपने जीवन में घटित पुरानी सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहता हूँ, इसलिए वह वर्तमान की व्यथापूर्ण स्थिति से उबरने के लिए स्मृतियों को ही, यादों को ही सहारा बनाना चाहता है। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 यहाँ दे रखा है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। भाव की यदि बात करें तो देखिए प्रथम 2 पंक्तियों का भाव। कवि कहता है कि अपने जीवन में प्रिया के प्रेम रूपी जिन सुखद क्षणों की प्राप्ति की मैंने आशा की थी, वे सुखद क्षण उसके आलिंगन में आते आते उससे दूर हो गए। इससे उसे लगा कि संसार में सुख की कल्पना एक छलावा मात्र है, वह थोड़ी सी झलक दिखाकर ही दूर हो जाती है। ये आप इसका कर सकते हैं। तो दूसरी की यदि बात करें तो कवि कहना चाहता है कि वे भी क्या दिन थे जब प्रिया के साथ मधुर चांदनी रातों में बैठ कर के मधुर मधुर बातें किया करते थे, उसके साथ खूब खिलखिला करके हंसता करते थे। उसका मुख सौंदर्य इतना सुंदर था कि उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर मस्त कर देने वाले लाल लाल उसके गाल थे। उसको देखकर ऐसा लगता था कि मानो सुहानी भोर भी लालिमा उसके प्रियतम से ही उधार लेती हो। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर यदि हम बात करें उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने कहने के लिए नहीं होते हैं। जीवन के जो निजी अनुभव हैं, उन अनुभवों को कभी भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पवित्र कहानी के समान होते हैं। उज्ज्वल गाथा क्योंकि वो पवित्र कहानी के समान होते हैं। इसलिए आत्मकथा में उन क्षणों के बारे में कुछ लिखना अनावश्यक होता है। छठे प्रश्न की यदि बात करें, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो आप इसकी भाषा की विशेषताओं को लिख सकते हैं। कविता की जो भाषा है पहले आपको बताई जा चुकी है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इसमें हुआ है और तत्सम शब्दों की प्रधानता इसमें है। इसके शब्दों की यदि बात करें तो जैसे गंभीर, अनंत नीलिमा, असंख्य जीवन, इतिहास, ये सभी शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द। दूसरी विशेषता की बात करें, कविता में संकेत और प्रतीक, कविता में संकेत और प्रतीकों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्ति मिली है। तीसरी विशेषता की बात करें, भाषा में छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चौथी विशेषता की बात करें तो प्राकृतिक उपमानों का बहुलता से प्रयोग करना, जैसे पत्तियां, नीलिमा, चांदनी रात, ये सभी प्राकृतिक उपमान हैं। अलंकारों की यदि बात करें तो इसका सहज प्रयोग पूरी कविता में देखने को मिलता है, जैसे मेरी मौन व्यथा, अनुप्रास अलंकार, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मानवीकरण अलंकार आप देख सकते हैं। अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग देख सकते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता के किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ कविता में आई हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में
अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि ने अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने का सुख देखा था। कौन सा सपना देखा था? अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने का सुख देखा था, जो आलिंगन में आते आते उससे दूर हो गया। वे मधुर चांदनी रातों में प्रेम भरी बातें कर रहे थे, आपस में खिलखिलाकर हंस रहे थे और उसकी प्रिया के गालों की लालिमा उषाकालीन लालिमा से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये सभी बातें इस रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। प्रश्न आपसे यदि पूछा जाए, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए या कथ्य लिखिए, तो आप इसको बड़े सहज रूप में लिख सकते हैं। मूल भाव की बात करें तो कि इसमें जीवन के यथार्थ और उसमें समाये हुए अभावों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। इस कविता के माध्यम से कवि अपने आप को एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखता है। कवि के अनुसार उसका जीवन सामान्य दुर्बलताओं से, भूलों और कष्टों से भरा हुआ है। उसको अपनों ने धोखा दिया है, फिर भी उसने अपनी सरलता को नहीं छोड़ा है, अपने भोलेपन को नहीं छोड़ा है। यदि वह अपने मित्रों के कहे अनुसार अपनी आत्मकथा लिखेगा, तब उसके भोलेपन और सरलता का मजाक उड़ाया जाएगा। इस प्रकार से आप इस पूरे अध्याय को समझ सकते हैं। एक प्रश्न की यदि बात करें, असंख्य जीवन इतिहास, यहाँ पर एक पंक्ति आई थी, इस असंख्य जीवन इतिहास, तो असंख्य जीवन इतिहासों की यदि हम बात करें तो ये असंख्य जीवन इतिहास, इसके बारे में कवि कहना क्या चाहता है? कवि का ऐसा मानना है कि अनगिनत आत्मकथा इस संसार में लिखी गई। इस संसार में अनेक लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बुराइयों को, अपनी दुर्बलताओं को और अपनी कमजोरियां का बखूबी उल्लेख किया है। क्योंकि आत्मकथा लिखने में जीवन की कमजोरियों और कमियों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। तो आज के मानव की मनोवृत्ति उन कमजोरियों और कमियों को पढ़कर केवल उपहास उड़ाना मात्र रह गई है। असंख्य जीवन इतिहास, जो कि यहाँ पर अनगिनत जो आत्मकथाएं लिखी गई है, और उनके पठन पाठन को देखकर ऐसा लगता है कि आज के जो पाठक लोग हैं, किसी दूसरे की निजी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को पढ़कर के सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं। कवि अपनी सरलता की हंसी उड़ाने से क्यों बचना चाहता है? कवि अपने आप को सरलता से युक्त एक सामान्य मनुष्य मानता है। उसे लगता है कि सरलता के कारण ही उसने अपने जीवन में अनेक भूलें की हैं, और इसी के कारण उसके सयाने दोस्तों ने जीवन में उसे धोखा दिया है। अतः यदि वह अपनी आत्मकथा के माध्यम से, यदि वह अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपनी कमजोरियों और कमियों को यदि दोहराता है, तो निश्चित रूप से उसकी सरलता का उपहास उड़ाया जाएगा, जो कवि के लिए असहनीय होगा। इसलिए कवि अपनी सरलता की हंसी उड़ाने से बचना चाहता है। ये था अपना अध्याय संख्या 4, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता। आशा है आपको कविता भली भांति समझ में आई होगी, कविता के भाव आपको समझ में आए होंगे। इसी आशा और शुभकामना के साथ मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से विदा लेता हूँ।
आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, यदि आपको पिछली कक्षाओं का अध्ययन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप पिछली कक्षाओं का अध्ययन भी कर सकें। धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।